नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली लौट आई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित शहीद रजाई पोर्ट पर हुए भीषण विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन चीन के जियामेन में आज से शुरू हो रहे सुदीर्मन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली लौट आई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डी सूजा भी मौजूद थे। पोप फ्रांसिस का निधन इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनआईए की टीमें बुधवार से ही हमले की जगह पर डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एनआईए ने अपने बयान में कहा है कि आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में टीमें काम कर रही है। ये टीमें बैसरन घाटी में हुए हमले को अपने आंखों से देखने वाले चश्मदीदों से विस्तार से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पूरे क्रम को समझा जा सके। यह हमला हाल के वर्षों में कश्मीर में हुए सबसे गंभीर आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। एनआईए की टीमें प्रवेश और निकास मार्गों की गहन जांच कर रही है ताकि आतंकियों के काम करने के तरीके का पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से इलाके को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि इस हमले की साजिश को बेनकाब किया जा सके जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति का लौटना, लोकतंत्र का मजबूत होना और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि भारत और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आ रही थी। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों और आतंक के आकाओं ने कश्मीर को फिर से तबाह करने के लिए यह साजिश रची। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत देश की एकता और 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ यह एकता ही निर्णायक लड़ाई का आधार है। श्री मोदी ने इस चुनौती का सामना करने के लिए संकल्प को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमें दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया से संवेदनाएं आ रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं में उन्हें फोन कर और पत्र लिखकर इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में पूरा विश्व 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर कस्तूरीरंगन का निधन हो गया था। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली और उनके मार्गदर्शन में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़े उनसे भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। भारत आज जिन उपग्रहों का इस्तेमाल करता है उनका प्रक्षेपण डॉक्टर कस्तूरीरंगन की देखरेख में ही किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने हमेशा ही नवाचार को महत्व दिया। उन्होंने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री मोदी ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। उन्होंने कहा कि भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन शुरू किया है और आदित्य L1 मिशन के जरिए हम सूर्य के काफी करीब पहुंच गए हैं। आज भारत संपूर्ण विश्व में सबसे किफायती और सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के बहुत से देश अपने उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों के लिए इसरो की सहायता लेते हैं। उन्होंने बताया कि PSLV C-23 का प्रक्षेपण देखकर उन्हें गौरव की अनुभूति हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निजी क्षेत्र के लिए भी अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए हैं। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले इस क्षेत्र में केवल एक कंपनी थी और आज देश में 350 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स चल रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। देश गगनयान, स्पेडेक्स और चंद्रयान 4 जैसे कई महत्वपूर्ण मिशनों की तैयारियों में जुटा है। श्री मोदी ने जानकारी दी कि भारत वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देश इथियोपिया में प्रवासी भारतीयों के अभिनव प्रयासों की भी चर्चा की। इन भारतीयों ने जन्म से ही हृदय रोग से जूझ रहे बच्चों को इलाज के लिए भारत भेजा। भारतीय परिवार इनमें से कई बच्चों की आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के इस नेक काम की इथियोपिया में काफी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में इलाज की सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही है और इससे अन्य देशों के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिन पहले भारत ने अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में रेबीज, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसे घातक बीमारियों से बचाव के लिए टीके भेजे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस सप्ताह भारत ने नेपाल के अनुरोध पर बड़ी मात्रा में दवाएं और टीके भेजे हैं। इससे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में जागरूकता सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा कि अब बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोग अपने मोबाइल पर सचेत ऐप की मदद से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विकसित किया है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में भी सूचना उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पौधे लगाए हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 वर्ष पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर गर्व कर सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। आज तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान समुदाय के लाभ के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान योजना का उल्लेख किया, जो किसानों के लिए सीधे तौर पर लाभकारी रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साल 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक सुधार जरूरी है। उन्होंने कॉरपोरेट जगत से कृषि से संबंधित गतिविधियों में निवेश करने की अपील की। ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित शहीद बंदरगाह रजाई पोर्ट पर हुए भीषण विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया द्वारा दी गई है। ईरान की क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता हुसैन जाफरी ने बताया कि यह विस्फोट रासायनिक पदार्थों के कंटेनरों के गलत भंडारण के कारण हुआ। यह विस्फोट कल हरमजगान प्रांत में स्थित बंदरगाह पर एक ईंधन टैंकर में धमाके के बाद हुआ। हालांकि सरकार ने कहा है कि विस्फोट के सटीक कारणों की अभी जांच जारी है। जाफरी ने यह भी बताया कि बंदरगाह पर सुरक्षा जोखिमों को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दुख और संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।